हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ A to Z। पूरा ये टेक्निकल सेशन होने वाला है और मैं इसमें सब बताऊँगा ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन के बारे में कि कैसे आप अपना फर्स्ट ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करें। तो क्या होता है, जनरली ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करने के लिए जो बिगनर्स होते हैं ना, वो काफ़ी सारे इश्यूज फेस करते हैं। तो स्पेशली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड की वजह से, बिकॉज़ ये लाइव हो चुका है और काफ़ी सारे कंट्रीब्यूटर्स ऑलरेडी इसमें सेलेक्ट हो चुके हैं। इनफैक्ट डिस्कॉर्ड सर्वर पे भी जो नंबर ऑफ़ कंट्रीब्यूटर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हैं, और उसमें भी 90% कंट्रीब्यूटर्स वो हैं जिनका फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूशन है। तो अब टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो गाइड होगी ना, ऐसी गाइड आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी, बिकॉज आई हैव फेस सम इश्यूज एंड देन ओनली इसका सोल्यूशन बता रहा हूँ। एक एक चीज़ मैं डिटेल में बताऊँगा स्टार्टिंग से। तो सबसे पहले आपको ना अपना प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। चूज़ एन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट ऑफ योर चॉइस। जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं एक्सेल सीट में, तो आपको एक प्रोजेक्ट तो चूज़ करना ही पड़ेगा। वो उसका टैग स्टैक कुछ भी हो सकता है, चाहे वो HTML भी हो सकता है या CSS जावा स्क्रिप्ट। मतलब HTML CSS जो है वो तो बिल्कुल बेसिक हैं, और फिर उसके बाद थोड़ा सा हार्ड होता है जावा स्क्रिप्ट, फिर टाइप स्क्रिप्ट और ज़्यादा हार्ड हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से React.js या एंगुलर। मेजरली तुमको ये फोकस करना है कि सबसे पहले जब तुम उनकी गिटहब पे जाओगे और फिर वहाँ देखोगे प्रोजेक्ट का लिंक और वेबसाइट खोलोगे, तो तुम्हें वो वेबसाइट भी अपीलिंग लगनी चाहिए और तुम्हें मन करना चाहिए कि तुम्हें उसमें कुछ ना कुछ तो कंट्रीब्यूशन अपना करना ही करना है। अब ऐसा तो नहीं है कि तुमने कोई हाई फाई प्रोजेक्ट देख लिया और तुम चाह रहे हो कि उसमें कंट्रीब्यूशन करना, तो तुम्हें उस हिसाब से फिर स्किल सेट तुम्हारा होना चाहिए। लेकिन मैं बता देता हूँ कि इसमें लोगों का स्किल सेट इम्प्रूव ज़रूर होता है। लोग जान पाते हैं कि कैसे ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करें, और एट दी एंड फिर काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट उनको आगे होता है। ठीक है, तो देखो जैसे ये सब लिखे भी हैं, मोंगो DB, MySQL, PostgreSQL, ये तो एक तरह के डेटाबेस होते हैं। ठीक है, आजकल मोंगो DB बहुत ज़्यादा चल रहा है। ठीक है, वैसे सभी की अपनी अपनी वो है। वैसे जो PostgreSQL है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा हाई होती है। खैर वो सब तो अलग चीज़ें हैं, उसमें कंट्री तुम्हें कुछ नहीं लेना देना, क्योंकि इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट थिंग दैट यू आर कंट्रीब्यूटिंग टू ओपन सोर्स, स्पेशली इन द गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड। तो जब तुम प्रोजेक्ट यूज़ कर लोगे ना, तुम्हें उसके अंदर लिखना है, अपना कमेंट डालना है कि काइंडली असाइन मी द प्रोजेक्ट, आई वांट टू कंट्रीब्यूट। जब तुम ऐसा कमेंट उसके अंदर लिख दोगे ना, फिर प्रोजेक्ट एडमिन क्या है कि तुमको असाइन कर देगा वो प्रोजेक्ट। ये चीज़ का तुम्हें ध्यान रखना है कि जब तक तुम्हें प्रोजेक्ट असाइन ना हो तब तक तुम्हें उस पर काम करना शुरू नहीं करना। जब भी तुम्हें प्रोजेक्ट असाइन हो जाए, तब इसका मतलब ये है कि सिर्फ तुम ही उस प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे और कोई नहीं कर रहा होगा, और इससे ये हो जाएगा कि फिर तुम्हारी आगे जाके मेहनत जो है वो सफल हो जाएगी, बजाय उसके कि तुम रैंडम किसी भी दिशा में भागो। और फिर मतलब तुम समझ रहे हो ना कि अगर जब तक कि आप इसमें प्रोजेक्ट में कमेंट नहीं करेंगे और जब तक प्रोजेक्ट एडमिन आपको असाइन नहीं करेगा, तब तक आपको फोक नहीं करनी है रेपोजिटरी। ठीक है, जब एक बार प्रोजेक्ट एडमिन आपको असाइन कर दे प्रोजेक्ट, मैसेज आ जाएगा लिखा हुआ कि द प्रोजेक्ट एडमिन असाइंड यू द प्रोजेक्ट, इस तरह से मैसेजेस में भी शो हो जाएगा आपके गिटहब पे। उसके बाद काम शुरू होता है। देखो कितने सारी मैंने इसमें सब बना दिया टोटल, एक एक करके सब चीज़ों को गो थ्रू करेंगे। फिर आपको फोक करना है रेपोजिटरी को। ये तो तुमको सबको आता ही होगा, एटलीस्ट इतना तो पता होना चाहिए कि फोक कैसे करते हैं। जब फोक कर लोगे तो जो तुम्हारी जो रिपोजिटरी है ना तुम्हारे अकाउंट में, इस तरह से शो होगा उसका लिंक। जब तुम लिंक पे जाओगे ना उसके, ये जैसे वेब बार, जो वो वेब बार होता है URL, जब देखोगे उसका ऊपर से, तो इस तरह से शो हो जाएगा वो। पहले तो उसमें ओनर का नेम आ रहा होगा लिखा हुआ, ओनर का यूज़र नेम, लेकिन अब तुम्हारा गिटहब का यूज़र नेम आएगा स्लैश करके, उस रेपोजिटरी का नेम आएगा। ठीक है, उसके बाद तुम्हें क्या करना है, जब तुम फोक कर लोगे या जब तुम्हें साइन हो गया, फिर तुमने फोक कर लिया, उसके बाद तुम्हें क्लोन करनी है रेपोजिटरी इन योर लोकल सिस्टम। लोकल सिस्टम मतलब तुम्हारे लैपटॉप में या तुम्हारे कंप्यूटर में, जिससे कि तुम आगे उसमें चेंजेस कर लो या बग फिक्स कर लो या तुम कंट्रीब्यूट कर लो एटलीस्ट। तो उसके लिए तुम्हें इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। ये चीज़ें तुम्हें क्लोन करने से पहले चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्लोन करने के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए ना जहाँ पे तुम क्लोन करोगे। तो इसके लिए तुम्हें विजुअल स्टूडियो कोड डाउनलोड करना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द कंट्रीब्यूटर्स के लैपटॉप में होना चाहिए, होगा ऑलरेडी। जिनके में नहीं है वो डाउनलोड कर लो, ईजिली डाउनलोड हो जाता है, ऑनलाइन सर्च कर लो बस और डाउनलोड हो जाएगा। गिट भी तुम इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, करना ही है तुमको, बिकॉज जो तुम्हें कमांड टर्मिनल पे टाइप करनी है, यू शुड प्रेफर गिट ओनली रादर देन VS स्टूडियो टर्मिनल। इसका कोई अभी मेरे पास स्पेसिफिक रीज़न नहीं है बताने के लिए। तुम चाहो तो गिटहब टर्मिनल भी यूज़ कर सकते हो, नो वरीज। ठीक है, गिटहब टर्मिनल ही यूज़ कर लो वैसे तो, अगर तुम बिगनर हो तो। गिटहब टर्मिनल कह रहा हूँ, वो
गलती से गिटहब टर्मिनल बोल दिया मैंने, एक्चुअली वीएस स्टूडियो कोड टर्मिनल कहना था मुझे, ठीक है। तो जब तुम ये चीज़ें डाउनलोड कर लोगे उसके बाद तुम्हें देखना है कि ये चीज़ें भी तुम्हें डाउनलोड करनी है, क्या रेलिवेंट टूल सच एस पाइथन, नोड जेएस और जेंगो एटसेट्रा। इसके लिए तुम अपने प्रोजेक्ट एडमिन से पूछ सकते हो या मेंटर से भी पूछ सकते हो, ठीक है, अगर तुम्हें कन्फ्यूज़न है तो। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है वो है कि तुम्हें अपने फ़ोल्डर बनाना है अपनी विंडोज़ की ड्राइव में। जैसे विंडो ड्राइव होती है ना, ड्राइव सी, ड्राइव ए बी सी, उसमें एक फ़ोल्डर बना लेना है, क्रिएट अ न्यू फोल्डर, और उसे नाम दे देना है एज जी SSOC 2025, या कोई भी तुम रैंडम नेम दे सकते हो, ठीक है, जो भी तुम प्रेफर करते हो। उसके बाद उस सेम फोल्डर को तुम्हें ओपन करना है अपने VS स्टूडियो कोड में। सिंपली तुम जब VS कोड स्टूडियो तुम्हारा इंस्टॉल हुआ हुआ होगा लैपटॉप में, फिर तुम उसमें ओपन अ फोल्डर क्लिक करोगे तो ये वाला फोल्डर ओपन कर लेना, ठीक है। उसके बाद शुरू होता है काम क्लोन करने का। अब तुम्हें क्या करना है, क्लोन करनी है रेपोजिटरी फ्रॉम योर ओन अकाउंट। अब तुम्हें यहाँ पे अपने अकाउंट का, जो मैं तुम्हें पहले बताया था, यूज़र नेम आ रहा होगा तुम्हारे अकाउंट की रेपोजिटरी में जब तुमने फोक कर लिया, उसी सेम यूआरएल को तुम गिट क्लोन के आगे पेस्ट कर लोगे, ठीक है, और डॉट गिट लिख दोगे। गिट क्लोन लिखना है, डॉट गिट लिखना है, और ये पूरा का पूरा यूज़र नेम तुम्हें, ये पूरा का पूरा लिंक तुम्हें कॉपी पेस्ट कर देना है, ठीक है, जो तुम्हारा फोक्ड रेपो का लिंक था वो। डॉट गिट ज़रूर लगा देना लास्ट में। उसके बाद तुम्हें क्या करना है कि एक बार चेक तो कर लेना कि हर चीज़ सही से वर्क भी कर रही है या नहीं कर रही। उसके बाद ही तुम्हें अपना कोड वगैरह चेंजेस करना, ठीक है, मैं तो ऐसे ही प्रेफर करता हूँ। एक बार पहले चेक कर लो कि वो जो प्रोजेक्ट लिंक, जो तुम्हें प्रोजेक्ट शो हो रहा था वहाँ पर, क्या वो लोकल सिस्टम में तुम्हारे शो हो रहा है सही से या नहीं। क्योंकि अब जो तुम उसको लोकली होस्ट करोगे तो उसके लिए तुम्हें क्या करना रहेगा कि सबसे पहले तुम्हें ये कमांड टाइप करनी पड़ेगी टर्मिनल में, cd रेपोजिटरी नेम, ठीक है। तो जब तुमने क्लोन कर लिया ना, यहाँ पे जो रेपो नेम है, तो तुम्हें इस तरह से cd रेपो नेम टाइप करना है। इससे क्या होगा कि तुम्हारे उस फोल्डर के अंदर जो तुमने फोल्डर क्रिएट कराया था विंडोज़ में और जो तुमने ओपन कर लिया था VS स्टूडियो में, उसमें ये वाली रेपो खुल जाएगी, जो भी जिस पे भी तुम्हें वर्क करना है, जो तुम्हारी फोल्डर रेपो थी, ठीक है। उसके बाद तुम्हें npm इंस्टॉल क्लिक करना है। ये ज़रूरी नहीं है तुम्हें करना है या नहीं करना, ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का प्रोजेक्ट है। रीड.md फाइल उसकी गो थ्रू कर लो। अगर वहाँ पे प्रोजेक्ट एडमिन ने अच्छे से लिख रखा हुआ तो तुम्हें उसमें लिखा हुआ रहेगा कि npm इंस्टॉल, स्पेशली अलग से लिखा हुआ रहेगा अगर करना होगा तो रीड.md में। वह नहीं लिखा तो इसे ना भी टाइप करो, डजेंट मैटर, ठीक है। अब एक चीज़ का तुम्हें और चीज़ ध्यान रखनी है, वो ये है कि जो तुमने प्रोजेक्ट चूज़ करा है तुम्हें वो देखना है कि उसका बैक एंड और फ्रंट एंड अलग अलग चलता है, या फिर वो जो प्रोजेक्ट है ये सब भी तुम्हें रीड.एडमी में लिखा हुआ होगा, ठीक है। इसलिए तुम अच्छे से पहले रीड.एम डी गो थ्रू कर लो, जो कि होता है रीड.मार्कडाउन। इसमें प्रोजेक्ट के बारे में प्रोजेक्ट एडमिन ने सब बता रखा होता है, ठीक है। अगर तुम्हें बैक एंड खोलना है तो तुम्हें उसके लिए क्या करना होगा, सीडी बैक एंड पे जाना होगा। ये तुम तब जाओगे जब तुम सबसे, ये तो तुम्हें करना ही करना है, ये चीज़ तो तुम्हारी मेन है, इसके बिना कुछ नहीं होगा। cd रेपो नेम तो तुम्हें टाइप करना ही है। उसके बाद तुम डायरेक्ट फ्रंट एंड पे भी जा सकते हो, मतलब डायरेक्ट तुम इसको चला भी सकते हो। और अगर तुम्हारा फ्रंट एंड और बैक एंड में डिवाइडेड है प्रोजेक्ट, सपोज़ कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं कि पहले उसमें बैक एंड रन करेगा उसके बाद ही फ्रंट एंड रन करेगा, ठीक है, ऐसे भी होते हैं प्रोजेक्ट। और किसी में डायरेक्ट फ्रंट एंड चल जाता है तो फिर मतलब वो ज़्यादा वैसा नहीं होता कि कुछ स्टोर कर रहा है कोई चीज़ है, तो डायरेक्ट तुम npm स्टार्ट और npm रन डेव कर सकते हो फ्रंट एंड टर्मिनल में, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना होगा कि स्टॉप भी तो करना होगा, एक बार तुमने रन कर लिया उसको। अब ये थोड़ी ना है कि वो रन ही होता रहेगा, बिकॉज तुम कंट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे जब तक कि तुम उस वेबसाइट को, लोकल होस्ट को क्लोज़ नहीं कर दो। तो उसके लिए टर्मिनल में जाके Ctrl+C कमांड को तुम्हें टाइप करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, वो फ्रंट एंड चलना स्टॉप हो जाएगा, मतलब वो वेबसाइट स्टॉप हो जाएगी अब चलनी तुम्हारे ब्राउज़र में। अब तुम काम कर सकते हो आगे। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये चीज़ अगर तुमने नहीं करी तो बाद में तुम्हें मर्ज कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिल सकते हैं, और फिर पता है ना तुम्हें क्या होगा, जब मर्ज कॉन्फ्लिक्ट हो जाएंगे फिर तुम्हें शुरू से स्टार्ट करना होगा या इधर उधर से जो भी तुम्हें कुछ शॉर्टकट वगैरह अपनाने होंगे, ठीक है। तो इसलिए तुम्हें इनिशियली जब तुम अपना ये चीज़ कर लो टाइप cd रेपो नेम, उसके बाद तुम्हें ये चीज़ टाइप कर लेनी चाहिए, ये सिंक कर लेनी चाहिए अपनी मेन अपस्ट्रीम रेपोजिटरी को विद योर क्लोन्ड रेपो। इट इज़ इम्पॉर्टेंट। सिंकिंग का मेजर पर्पज़ ये होता है कि जो भी चेंजेस उसमें हो रहे हैं रेपो में, क्योंकि इकलौते तुम ही कंट्रीब्यूटर नहीं हो उसमें, और भी 10
12 कंट्रीब्यूटर्स और हो सकते हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट करके पीआर अपनी मर्ज तुमसे पहले करवा दी हो। तो फिर जो रेपोजिटरी होती है मेन, उसमें चेंजेस होते रहते हैं ऑटोमेटिकली जब पीआर मर्ज होती रहती हैं। तो इसलिए तुम्हें उसके उसके साथ सिंकिंग में रहना पड़ेगा, ये नहीं कि तुम उससे पीछे हो जाओ। इसलिए तुम्हें सिंक करनी पड़ेगी मेन। तो उसके लिए स्टेप ये है, सबसे पहले तुम्हें गिट रिमोट ऐड अप स्ट्रीम करना होगा, और यहाँ पे तुम्हें वही अपनी जो, नहीं, यहाँ पे तुम्हें ना ओनर की जो रेपो है उसका लिंक देना होगा, ठीक है। तुम ओनर की प्रोफाइल पे चले जाना, ओनर मतलब वही प्रोजेक्ट एडमिन, और उसकी जो रेपो का लिंक होगा वो तुम यहाँ पे डाल देना, डॉट गिट ज़रूर लगा देना बाद में, ठीक है। और यहाँ पे ये चीज़, ये तुमको अलग से लिखनी है, ठीक है। मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये चीज़ तुमको अलग से लिखनी है, बीच में लिंक आ जाएगा, ठीक है। मैंने आम भाषा में लिख दिया यहाँ पे, ओनर यूज़र नेम स्लैश रेपो नेम, जिससे कि तुम्हें इजीली पता चल जाए मेरे कहने का क्या मतलब है। फिर तुम्हें लेटेस्ट चेंजेस फैच कर लेने हैं। वो हम देखो, ये 3 स्टेप तो नेसेसरी हैं, और सिंक करवाना भी नेसेसरी है, तो इसलिए 3 स्टेप तो नेसेसरी हुए ही हुए। गिट फैच स्ट्रीम कर लेना, इससे सारा डेटा जो होगा ना अप स्ट्रीम, जो मेन रेपोजिटरी है, जो प्रोजेक्ट एडमिन की मेन रेपोजिटरी है, उसका डेटा फैच हो जाएगा, और फिर तुम्हें मर्ज कर देना है उसे, मर्ज अप स्ट्रीम स्लैश मेन। अब जो मेन रेपोजिटरी होती है उसका नाम कुछ और भी हो सकता है, वैसे तो 99% केस में तो मेन ही रहता है। इन 1% ऐसा हो सकता है कि यहाँ ये जब तुम ये चीज़ टाइप कर दो तो तुम्हें एक टर्मिनल कोई एरर दे, तो हो सकता है उसका नाम ना मेन ना हो के मास्टर हो, ठीक है। मास्टर भी हो सकता है मेन रेपोजिटरी का नेम, ठीक है। तो इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना तुम, वैसे तो तुम मेन ही टाइप करना, अगर एरर आता है तो मास्टर टाइप करना या देखना। ऑलरेडी शो हो जाएगा जब तुम चेकआउट मेन करोगे ना, तो तुम्हें ऑलरेडी शो हो जाएगा, ठीक है, ये क्या है। कौन, जब तुम ये कमांड टाइप करोगे फिर तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सी रेपो, क्या नाम है मेन रेपोजिटरी का, ठीक है। आई थिंक वो यही चीज़ टाइप करके तुम्हें पता चल जाएगा। ये सब हो गया, उसके बाद तुम्हें करना है कि हर चीज़ बिल्कुल करेक्ट हो, जो भी तुमने किया है वो सिंकिंग जो हो वो बिल्कुल करेक्ट हो। तो उसके लिए तुम्हें एक चेक होता है, जैसे क्रॉस वेरीफाई होता है ना मैथमेटिक्स में, क्रॉस चेक LHS इक्वल्स टू RHS, उसी तरह से गेट रिमोट -v करना है तुम्हें। इससे क्या होगा मैं बताता हूँ, इससे क्या होगा, जो तुमने सिंक करा है, तुम्हें ये क्रॉस चेक करने के लिए, क्रॉस वेरीफाई करने के लिए कि वो सिंक सही से हुआ भी है नहीं, तुम जब ये चीज़ टाइप करोगे ना सिंक वाली कमांड के बाद, इन तीनों कमांड्स के बाद, ये जो 3-4 कमांड हैं इनके बाद जब तुम ये टाइप करोगे तो टर्मिनल पे कुछ इस तरह से डिस्प्ले होगा। बस तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो टर्मिनल में ओरिजिन हो उसमें तुम्हारा यूज़र नेम आ रहा हो गिटहब का, और रेपो नेम आ रहा हो, ठीक है, रिपोजिटरी नेम। और अप स्ट्रीम वाले दोनों ब्लॉक में ओनर का यूज़र नेम स्लैश रेपोजिटरी नेम आ रहा हो। इन केस ऐसा हो सकता है कि ओरिजिन में तुम्हारा यूज़र नेम आ रहा हो लेकिन रेपोजिटरी नेम कुछ और आ रहा हो, तो ये रेपोजिटरी नेम भी मैच करने चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा हो रहा है कि ओरिजिन में तुम्हारा कुछ गलत आ रहा है तो तुम ओरिजिन को अलग से सेट कर सकते हो इस तरह से। अगेन तुम इतना तो यही का वही, ये तुम्हें अलग से टाइप करना होगा मतलब, और ये तुम्हारा पूरा लिंक जो है वो तुम्हें मिल जाएगा ओनर यूज़र नेम की, मतलब ओनर की वेबसाइट से, ओनर के गिटहब से, प्रोजेक्ट वाला लिंक। ये पूरा तुम्हें क्लियर हो भी रहा होगा कि क्या कहने का मेरा मतलब है। जब तुम इतना काम कर चुके हो, अब तुम्हारा फोक हो गया, अब तक क्लोन भी हो गया, सिंक भी हो गया, ठीक है। अब तुम्हें करना पड़ेगा ब्रांच क्रिएट। ब्रांच क्रिएट इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि कोई भी डायरेक्ट अपनी मेन रेपोजिटरी में तुम्हारा पीआर मर्ज नहीं करेगा, तुम्हें अलग से ब्रांच क्रिएट करनी पड़ेगी, और वही ब्रांच तुम्हारी मर्ज होगी। कोई रिस्क नहीं लेना चाहता डायरेक्टली अपना तुम्हारी पीआर अपनी मेन ब्रांच में मर्ज करके, ठीक है। तो तुम्हें सेपरेटली अपनी एक ब्रांच बनानी पड़ेगी, कुछ नहीं है, बस गिट ब्रांच और ब्रांच नेम यहाँ पे टाइप कर दो। अब ब्रांच नेम तुम अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हो, सपोज तुम्हें कोई फीचर ऐड कर रहा तो तुम उस फीचर का नाम दे सकते हो, UI UX ऐड करा तो वो कर सकते हो, कुछ तुमने जैसे सपोज गूगल ऑथेंटिकेशन पेज बनाया तो तुम यहाँ पे वो भी दे सकते हो, ठीक है। जो भी तुम्हारा इशू, जो भी तुमने चूज़ किया उस इशू का तुम छोटा सा एक शॉर्ट शॉर्ट नेम तुम यहाँ पे दे सकते हो। उसके बाद तुम्हें देखना पड़ेगा कि तुम ओरिजिनली अब उसी ब्रांच पे हो या नहीं जो तुमने बनाई है। वैसे तो जब तुम ये चीज़ कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली तुम अपनी उसी ब्रांच पे आ जाओगे, ठीक है। फिर भी तुम गेट ब्रांच से चेक कर सकते हो, जब तुम गेट ब्रांच चेक करोगे ना तो ब्रांच नेम लिखा हुआ आएगा, और उसके पीछे लिखा हुआ आएगा स्टार, स्टार बना एस्टेरिस्क बना हुआ आएगा। इससे ये हो जाएगा कि तुम ओरिजिनली उसी ब्रांच पे हो जिस पे तुम्हें लोकल ब्रांच जो तुमने बनाई है। ब्रांचेस तो और भी शो होंगी, मगर स्टार जिस ब्रांच से पहले बना हुआ आएगा वो तुम्हारी ब्रांच होगी, लोकल ब्रांच जिस पे तुम वर्क कर रहे हो, ठीक है। अब ब्रांच करने के बाद, बनने के बाद
तुम ये चीज़ स्किप कर दो, ठीक है। अगर तुमने ब्रांच नहीं बनाई है और मतलब मैंने जैसे बताया उस तरह से बनाई है ब्रांच। अगर तुम्हारी प्री एग्जिस्टिंग ब्रांच है, मतलब सपोज़ तुम ये वीडियो बाद में देख रहे हो, थोड़ा जब एरर वेरर आ रहा है उसके बाद देख रहे हो, तो फिर तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारी ब्रांच ऑलरेडी बनी हुई है और तुमने उसमें सब मतलब तुमने फालतू के चेंजेस कर दिए उसमें, और तुम्हें अब समझ नहीं आ रहा कहाँ से बैक करें, क्या अनडू करें, क्या वो सब करें। तो तुम्हें सिंपली क्या करना है, गिट रिसेट स्लैश, ये क्या होता है, माइनस माइनस हार्ड मेन। इससे क्या होगा, जो तुमने लोकल ब्रांच क्रिएट की थी जिसमें तुमने चेंजेस कर दिए थे और तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या, मतलब ख़राब चेंजेस कर दिया था तुमने, जो कि जिस वजह से तुम्हारी जो लोकली वेबसाइट भी नहीं चल रही, तो तुम ये जब टाइप कर दोगे ना, तो तुम्हारी मेन रेपो दोबारा से सिंक हो जाएगी और हार्ड मेन हो जाएगा। हार्ड मेन का ये मतलब है जो भी तुमने चेंजेस करे हैं ना वो सब मतलब एक तरह से तुम्हारी ये फ्रेश हो जाएगी वो लोकल ब्रांच, उसमें जो भी कोड बेस था वो सब रिमूव हो जाएगा, और मेन ब्रांच का जो कि गिटहब रेपोजिटरी ओरिजिनल है, जो प्रोजेक्ट एडमिन की है, उसका जो कोड होगा वो उसमें आ जाएगा वापस से। ये तुम्हें तभी करना चाहिए जब तुम्हें ओवरराइट करना हो रिमोट ब्रांच हिस्ट्री को, ठीक है। अब ये तुम्हारी बिल्कुल आइडेंटिकल हो जाएगी मेन ब्रांच के। ये तुम्हें स्टेप जो है तभी करना है जब तुम्हारा जो है चेंजेस, कुछ गड़बड़ चेंजेस कर दिए हों, फिर तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा हो कि अब आगे क्या करें क्या नहीं करें। वरना तो इसके बाद से ना, इस वाले स्टेप के बाद से गिट ब्रांच नेम, तुम्हें डायरेक्टली यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। हाँ मतलब उसके बाद तो तुम चेंजेस करोगे ना, अपने जो भी करोगे उसके बाद तुम्हें यहाँ पे आना है आफ्टर चेंजिंग द कोड बेस और बग फिक्सेस, मतलब जो भी तुमने इशू पिक किया है तुमने उसे रिजॉल्व कर दिया है लोकल होस्ट में, वो तुम्हें शो हो रहा है अच्छे से। जब तुम वेबसाइट चलाओगे उनकी लोकली तो तुम्हें वो चेंजेस शो हो रहे हैं। सपोज तुमने कुछ लेट से कि तुमने गूगल ऑथेंटिकेशन बनाया है तो तुम्हें वो लोकली शो हो रही है वो चीज़। अब उसके बाद तुम्हें पुश करने से पहले तुम्हें गिट ऐड और यहाँ पे डॉट लगाना पड़ेगा स्पेस देने के बाद। फिर तुम्हें गिट कमिट -m और यहाँ पे मैसेज लिख देना। ये वही मैसेज होगा जो भी इशू का नेम होगा, ठीक है। जो भी तुमने इशू पिक किया होगा ना वहाँ यहाँ पे, अब बिल्कुल स्ट्रिक्टली उससे मैच ना करें, मगर उसे प्रोजेक्ट एडमिन को शो होना चाहिए कि क्या चीज़ है, क्या चीज़ फिक्स करी है, कुछ भी किया है, तो यहाँ पे तुम अपना मैसेज लिख दोगे। और इन दो चीज़ों को जगह तुम एक स्टेप में भी लिख सकते हो। अगर तुम्हें ये दो चीज़ें अलग अलग नहीं लिखनी, जैसे तुम पहले ये करोगे फिर एंटर करोगे, एंटर ज़रूर करते रहना। जैसे तुमने डॉट लगाया फिर एंटर कर दोगे, फिर इसे करा फिर एंटर करोगे। अगर तुम्हें ये दोनों चीज़ें नहीं करनी तो डायरेक्ट तुम ये भी कर सकते हो, ये शॉर्टकट है, ठीक है। ऐड भी हो जाएगा और कमिट भी हो जाएगा, दोनों चीज़ें हो जाएंगी। उसके बाद ये हो सकता है क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आई एम मतलब अगर तुम फर्स्ट टाइम कर रहे हो ना कंट्रीब्यूट, या अगर तुम्हारा बिल्कुल ही नया कंट्रीब्यूशन है, तो तुम्हें इस तरह से शो होगा कि तुम्हें ऑथराइजेशन मांगेगा VS कोड स्टूडियो कोड की तरफ से। बिकॉज एवरी सोचो ना, अगर तुम जैसे कुछ भी कहीं भी कुछ काम करते होता है ऑथराइजेशन भी तो होता है। जैसे तुम स्कॉलरशिप फॉर्म भरने के लिए आधार कार्ड ऐड करते हो तो एक OTP आता है ना, उसी तरह से ये है एक तरह से। मतलब ये तुम्हारा आधार कार्ड अगर लिंक हो रहा है तो एक OTP तो आएगा ना फ़ोन पे, तो ये कुछ इसी तरह से है ऑथराइजेशन। मगर यहाँ OTP नहीं आता, बस जस्ट तुम्हें जब इशू आए ना तुम्हें ऑथराइजेशन वाला कि तुम्हें अपनी ईमेल और नेम ऐड करने का कुछ आए, ये टर्मिनल में ही हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ये लिखना है गिट कॉन्फिग -ग्लोबल यूज़र डॉट नेम, और यहाँ पे तुम्हें अपने गिटहब का यूज़र नेम लिख देना है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। और फिर यहाँ पे तुम्हें अपनी ईमेल लिख देनी है जो तुम्हारी रजिस्टर्ड ईमेल है, ठीक है। फिर ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा। अगर ये इशू नहीं आता तो कोई कोई बात नहीं, जब तुम ये चीज़ टाइप कर दो ना कमिट, ये दोनों चीज़ें, उसके बाद तुम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना गेट पुश ओरिजिन ब्रांच नेम। ये लास्ट स्टेप है टर्मिनल से तुम्हारा, यहाँ पे तुम्हारे टर्मिनल के स्टेप ख़त्म हो गए। बस इट वाज अ लास्ट स्टेप, अब तुम्हारा टर्मिनल का काम ख़त्म हो गया, तुमने अपनी पुश कर दी है। जो भी तुमने चेंजेस हैं वो ओरिजिन ब्रांच नेम, ये ओरिजिनल नहीं है ओरिजिन है। यहाँ पे वही तुम्हें सेम ब्रांच नेम लिखना है। यहाँ पे तुम्हें इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना, ठीक है। जो तुमने ब्रांच नेम लोकल बनाई थी ना ब्रांच जिस नाम से, वही ब्रांच नेम तुम्हें यहाँ पे लिखना है। अब क्या काम रह गया तुम्हारा कि तुम पुल रिक्वेस्ट कैसे रेज करोगे, तो वो तो बहुत सिंपल है, थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। तो पुल रिक्वेस्ट जो है वो तुम्हें क्रिएट रिक्वेस्ट करनी है, तो ये तो लास्ट स्टेप है तुम्हारा। अब तुम्हें अपने गिटहब अकाउंट पे जाना है और फिर वहाँ पे फोक्ड रेपो, जब तुम वहाँ पे देखोगे ना वही जो तुम्हारी सेम रेपो है जिसको तुमने फोक और क्लोन किया था और जिसमें तुमने सारा काम किया टर्मिनल पे, जब तुम उस पर जाओगे फोक रेपो पे गिटहब पे, तो अब एक नया ऑप्शन आएगा कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट करके, ठीक है। और ये कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट ग्रीन कलर में आता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, ग्रीन कलर में आता है। तुम इस पर क्लिक करोगे तो एक नया बॉक्स अपीयर हो जाएगा, उसमें टाइटल आएगा ऊपर लिखा हुआ, नीचे मैसेज, और सबसे
सबसे नीचे आएगा क्रिएट पुल रिक्वेस्ट, ठीक है। तो टाइटल में तुम्हें टाइटल लिख देना है जो भी तुमने किया फिक्स इशू, और फिर मैसेज में तुम्हें अपना ध्यान रहे कि तुम्हें जो वो इशू था उसका एक नंबर होता है, वो तुम्हें वहीं इश्यूज सेक्शन में शो हो जाएगा ओरिजिनल रेपोजिटरी के। तो वो इशूज़ नंबर मेंशन कर देना, तभी तो वो रेफरेंस होगा ना कि तुमने गर्ल स्क्रिप्ट समर ऑफ कोड में पार्टिसिपेट किया और उस इशू को तुम रेफरेंस कर रहे हो। जब तुम क्लोजेस कर दोगे तो इससे ये होगा, जब तुम ये टाइप कर दोगे तो इससे ये होगा, अगर तुम्हारी पीआर जब मर्ज होगी सक्सेसफुली तो वो इशू क्लोज हो जाएगा, ठीक है, अपने आप ही। और जब वो इशू क्लोज हो जाएगा इसका मतलब तुमने कंट्रीब्यूट कर दिया फाइनली। तो क्लोज इज #1 या जो भी तुम्हारा इशू नेम है वो, सपोज इशू नेम तुम्हारा 42 है तो 42, ठीक है। अब तुम ये भी टाइप कर सकते हो क्लोजेस और फिक्सेस भी, वॉट एवर यू वॉन्ट, ठीक है, तुम ये टाइप कर सकते हो। फिर क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट, इस तरह से पुल रिक्वेस्ट क्रिएट हो जाएगी तुम्हारी फाइनली। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। एंड उसके बाद फाइनली एक बार जो एडमिन होगा वो तुम्हारा जो पुल रिक्वेस्ट तुमने क्रिएट की है उसको गो थ्रू कर लेगा, उसको रिव्यू कर लेगा। अब उसके पास बहुत सारे तरीके हैं रिव्यू करने के, वो चाहे तो जो नेटलीफाई डिप्लॉय होता है उससे भी चेक कर सकता है, कोपायलट की मदद से भी चेक कर सकता है, मतलब वो तो अनगिनत चीज़ें हैं प्रोजेक्ट एडमिन के पास कि वो कैसे चेक करे। बस तुम्हारा काम ये है कि तुम्हें पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है कैसे भी, ठीक है, और सही तरह से उसको कोड को लिखना है जिससे कि वो एरर ना दे बाद में, और ना ही मर्ज कॉन्फ्लिक्ट दे। उसके लिए तुम्हें सिंक कर लेना है ऑलरेडी मेन रेपो से, वो मैंने तुम्हें सिखाई दिया है कैसे होगा। उसके बाद जब पीआर तुम्हारी मर्ज हो जाएगी तो फाइनली तुम्हारा कंट्रीब्यूशन काउंट हो जाएगा। इस तरह से तुम और भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर सकते हो, मतलब फ़्लो तो यही रहता है सब में, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, मतलब फ़्लो तो फिर भी यही रहता है। ये तो सेम है हर किसी, कोई सा भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन प्रोग्राम हो, ये तो सेम है कि सबसे पहले तुम्हें फोक करनी है रेपोजिटरी, फिर क्लोन करनी है, उसके बाद चेंजेस करने हैं उसमें, मतलब सिंक करना है, फिर चेंजेस ब्रांच बना के सिंक ब्रांच बना के उसमें चेंजेस करने हैं, फिर ऐड गिट ऐड डॉट लगा के फिर आगे पुश करना है उसको, फिर पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करनी है। सेम ही होते हैं सब में स्टेप, कोई सा भी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन हो, ठीक है। ओके, विश यू सक्सेस।